Welcome viewers to my channel Pragati Classes. Today I am here with the new chapter of economics, that is theory of production. And today's topic is economies of large scale production. So before starting this topic, I would like to request please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get the regular update videos. Okay. So our today's topic is economies of large scale production. So what is economies of large scale production? We know that factors of production, there are four factors of production, that is land, labor, capital and organization. For producing goods and services, we need land, we need labor, we need capital and we need an organization. What this chapter is all about, what we will be reading further. So let's start. Economies of large scale production. इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमी होता क्या है. इकोनॉमी जनरली एक एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज का टेक प्लेस करता है. एंड जनरली इकोनॉमीज का मतलब होता है कि जब भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब इंक्रीज होता है, जब हम पहले 100 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बट अब अब हम लोग जब 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं 100 की जगह पे, तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है यूनिट्स के अकॉर्डिंग, जो अभी हम लोग देखें कि 100 से 1000 जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आ रहा है, दैट व्हाट वी कॉल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन बढ़ रहा है लार्ज स्केल बेसिस पे, तो उसका कुछ बेनिफिट्स भी है जो हम लोगों को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जनरली वी मीन द एडवांटेजेस विच वी आर गेटिंग फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और हम लोग को पता, जब भी हम लोग कुछ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्जली स्केल पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका एक सबसे बेनिफिशियल पार्ट ये रहता है कि हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कॉस्ट लग रहा था, जब 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट उसका रिड्यूस हो जाएगा. तो कॉस्ट रिडक्शन इज द बेस्ट बेनिफिट रिगार्डिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब भी हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो होता है वो ये है कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. एंड कॉस्ट ही है जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिससे हम आगे का अपना प्रोडक्शन का हमारा फैक्टर्स, हमारा फैक्ट्री का जितना भी प्रोडक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है. दैट कॉस्ट इज अ मेन फैक्टर. नॉट ओनली कॉस्ट इज द मेन फैक्टर. अभी हमने बात किया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है. लैंड के बिना हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते. लेबर हमारा सबसे एम्प्लॉय जो होता है वो हमारा सबसे मेन फैक्टर होता है, बिकॉज उनके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता. कैपिटल के बिना कुछ नहीं होगा. अगर कैपिटल नहीं है तो ना आप लैंड एफोर्ड कर सकते हो, ना आप लेबर एफोर्ड कर सकते हो. एंड ऑर्गेनाइजेशन होना तो बहुत जरूरी है. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरली दो तरीके का होता है, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज. तो प्रेजेंटली एक टेंडेंसी होता है सबका जनरली कि हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करें, बिकॉज इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन में डिविजन्स ऑफ लेबर होता है. बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिलता है, बिकॉज बहुत डिविजन्स ऑफ लेबर होता है. प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो लेबर का भी ज़रूरत है, बिकॉज लेबर के बिना प्रोडक्शन तो होगा नहीं. मशीन्स के बिना, मशीन भी तो खुद से नहीं चल जाएगा ना, मशीन्स को चलाने के लिए भी लेबर का ज़रूरत है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं लार्ज प्रोडक्शन में. तो जनरली ये फाउंड होता है कि जब भी प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है लार्ज स्केल में, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, सेवरल इकोनॉमीज यूज़ करते हैं, और जिससे हमारा जो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लो हो जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उसमें जब भी कोई भी फर्म इंगेज होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो वो सर्टेन कॉस्ट रिडक्शन इंजॉय करता है विद द फर्म इटसेल्फ. इंटरनल मतलब ही है जो इकोनॉमीज के अंदर हो रहा है. नो एक्सोजीनियस फैक्टर्स आर इंक्लूडेड हियर. कोई भी बाहरी फैक्टर इसमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, इसमें बिल्कुल भी उसका असर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज नेम इज ओनली इंटरनल इकोनॉमीज. जो भी अंदरूनी, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम, जो भी मार्केटिंग, फाइनेंशियल जो भी हो रहा है, वो इकोनॉमीज वो हमारा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है. कोई एक्सोजीनियस फैक्टर इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो इंटरनल इकोनॉमीज को हम लोग 1 by 1 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंटरनल इकोनॉमीज क्या क्या डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेक्निकल इकोनॉमीज. हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारा टेक्निकल पे बहुत डिपेंड करता है. टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगा तो हम लोग प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वैसा आउटपुट होगा और वैसा हम लोग सेल वगैरह कर पाएंगे. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरली मशीन टेक्नोलॉजी पे
एसोसिएट करता है। जो इम्पोर्टेंट फीचर है मशीन टेक्नोलॉजी का, दैट उसी के वजह से ये पॉसिबल होता है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं। बिकॉज लेबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पर्टिकुलर टाइम मीन्स फॉर अ टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाए। ये संभव पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा मशीन्स कर सकता है ना। तो इसके रिजल्ट से हमारा क्या होता है, जब हम लोग मशीन्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट भी आउटपुट जो हम लोग प्रोड्यूस करें वो लोअर हो जाता है लोअर हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा टेक्नोलॉजी अपडेटेड होना चाहिए। सब चाहते हैं कि हम लोग, अब जिसके पास आउटपुट अपडेटेड होगा लोग उसके पास ही जाएंगे, सेलर उसके पास ही जाएंगे। आप अपने बारे में ही सोच लीजिए, कौन चाहता है कि वो लोग अपडेटेड प्रोडक्ट ना यूज करें। सबको अपडेटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो अपडेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो एज अ प्रोड्यूसर जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो हम चाहेंगे ना कि हम टेक्निकल असिस्टेंस अपना अच्छा करें। बिकॉज टेक्निकल असिस्टेंस अच्छा होगा तभी हमारा प्रोडक्शन आउटपुट अच्छा हो पाएगा। एंड द सेकेंड वन इज मार्केटिंग इकोनॉमीज मतलब मार्केटिंग इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट। When the firm produce on a large scale, the firm can purchase input as a large scale. Large scale पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप आउटपुट भी लार्ज स्केल पे लोगे। When the firm purchase input large quantities, it can purchase at lower prices. अभी हम लोग पढ़े ना, कोई भी चीज बल्क में लेते हैं तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली हम लोग को लो पड़ता है कंपेरेटिवली अगर उसको हम लोग इंडिविजुअली कंज्यूम करें, पर्टिकुलरली कोई एक सामान को कंज्यूम करें। जनरली हम लोग इसीलिए कोई भी चीज बल्क में लेना पसंद करते हैं बिकॉज उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली जब फर्म को प्रोडक्ट सेल करना होता है मार्केट में तो वो भी सर्टेन इकोनॉमीज उनको मिलता है। फर्म जब कोई भी चीज बल्क में लेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा बिकॉज उसको बार बार उस चीज को ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाना होगा, है ना। उसको एक ही बार वो कॉस्ट, वो सारे आउटपुट को एडवर्टाइज कर देगा, एडवर्टाइजमेंट में उसको बार बार एक्सपेंडिचर नहीं करना होगा। दिस ऑल अबाउट इज मार्केटिंग इकोनॉमीज। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल का सबसे बेनिफिशियल पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि कॉस्ट रिड्यूसिंग फैक्टर। एंड द नेक्स्ट इज फिनेंशियल इकोनॉमीज। हम लोग पहले ही पढ़े फैक्टर्स और प्रोडक्शन में फिनेंशियल कैपिटल होना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री सिस्टम जो होता है प्रोडक्शन का वो सर्टेन एडवांटेजेस वो फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू कलेक्टिंग फंड्स। हम लोग के पास फंड्स इकट्ठे होने चाहिए, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना हो, बिकॉज अपडेटेड मटेरियल चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है हमारे पास बल्क ऑफ फंड्स अवेल होना चाहिए एट अ टाइमिंग। जब भी जरूरत हो हम लोगों को सर्टेन फंड्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। रिस्क स्प्रेडिंग, अब बिजनेस है तो ऑब्वियस सा बात है रिस्क तो है ही। जैसे अभी कोविड रिस्क था तो ऐसा थोड़ी हम लोग बंद करके बैठ गए, इंडस्ट्री को चलाना ही है। तब भी आप पे बहुत सारा एम्प्लॉयज डिपेंडेंट है तो उन लोगों के लिए भी तो रिस्क है ना। आप तो कैसे भी चला लोगे, वो लोग तो आप लोग पे डिपेंड कर रहे हैं। तो रिस्क स्प्रेडिंग है। ऐसा भी इकोनॉमीज में ऐसा होगा जो आप लोग को रिस्क होगा तो रिस्क तो बियर करना ही होगा। तो बिजनेस ऐसा चीज है जहां पे रिस्क एक रिवॉर्ड की तरह ही काम करता है। अगर आप रिस्क लेते हो तो ही आप आगे जाकर प्रॉफिट के हकदार हो, ठीक है। तो रिस्क तो होता ही है इसमें। एंड उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी होता है कि हम लोग जब भी, हमारा ये काम है जब भी हम अपना प्रोडक्शन करें तो हम अपने इकोनॉमीज को सर्टेन क्राइटेरिया में डिवाइड कर दें, लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, डिमांड डिपार्टमेंट, अलग अलग सबको क्राइटेरिया, क्योंकि एक जन सब चीज में स्पेशलाइज्ड हो ये जरूरी नहीं है, कोई भगवान नहीं है ना। तो अगर हम लोग एक जन पे सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे तो वो बहुत ही कंजस्टेड टाइप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग जितना ज्यादा हो हम लोग उसको डिवीजन ऑफ लेबर कर दे, लेबर को डिवाइड कर दे, अब डिफरेंट क्राइटेरिया में उसको डिवाइड कर दे ताकि सब अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभाल सके। दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमीज। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस सा बात है, टिकना एक मौत है ना। टिक तो नहीं सकते। आज ये अपडेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग को मिल गया और हम लोग इसी पे 20 साल तक इसी पे काम कर रहे हैं, नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेंट हो रहा है, हर दिन। और वो तभी हम लोग तक पहुंच सकता है जब हम रेगुलरिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, हम रिसर्च करें, बिकॉज रिसर्च कर ही डेवलपमेंट हुआ है। तो एक अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन को आपको अपडेटेड रखना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अगर आपको बेनिफिशियल रहना है, जो भी है, अगर इसी लाइन पर आप हैं तो आपको
कंटिन्यू बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट इज इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। हम लोग को पता है कि हम लोग के प्रोडक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ लेबर का होता है, वो ना हो तो हम लोग प्रोडक्शन भी ना कर पाए। तो हमें जब भी हमारे एम्प्लॉय जो है, लेबर जो है, हम लोग को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन लोगों का इंश्योरेंस करवा कर रखें, उन लोगों को बेटर वर्किंग कंडीशन दे, वर्किंग एनवायरनमेंट दे, ताकि वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। बिकॉज वो है तो आज हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा आउटपुट हो रहा है, सब कुछ उन पे डिपेंड कर रहा है। आज वो ना हो तो हमारा फैक्ट्री बंद होकर बैठ जाएगा, है ना। तो हम लोगों को वेलफेयर का भी पूरी ध्यान देना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो। आज ये इंटरनल इकोनॉमीज है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमीज को भी अच्छे से समझेंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। वेल, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Till then, take care. Bye bye.